हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने राजस्थान के कृषि टॉपिक को कवर किया है। इसमें हमने वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किए हैं और साथ में कुछ योजनाएं भी हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड किया है और उसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लास्ट ईयर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वो भी कवर कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिक पार्ट बता देता हूं। सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो आप सभी जानते होंगे 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान का एरिया है। अगर इसका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में बात करेंगे कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है, तो वो है 10.41% ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का इतना क्षेत्रफल राजस्थान में आता है। कृषि क्षेत्र की बात करेंगे कि भारत में जितनी भी कृषि क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो याद रखना 11%। अगर हम जल की बात करेंगे कि भारत में जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो बहुत कम है, 1.16%। हाँ जी, बहुत कम है। उसके बाद कुछ चीज़ याद रखना, जैसे कि मान लिया ये हमारा क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उसमें से कितनी जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, विलेज में रेजिडेंट यानी कि निवास करती है। तो याद रखना, जैसे कि मान लिया कि राजस्थान में 100% जनसंख्या निवास करती है, उसका 75% आपकी कहाँ पे निवास करती है, गांवों में निवास करती है, इतनी पॉपुलेशन। अगर हम बात करें, ये तो पॉपुलेशन की बात कर ली हमने, कहा राजस्थान की जितनी भी ज़मीन है या जितना भी उसका एरिया है उसमें से कितना एरिया खेतीबाड़ी के लिए है, यानी कि खेती करने की कितनी ज़मीन है। तो याद रखना, अगर एक्यूरेट डेटा बताऊं तो 49.53%। अप्रॉक्सीमेटली आप क्या कह सकते हो, 50%, यानी कि 50% पे खेतीबाड़ी होती है और बाकी के 50% पे लोग बाग रहते हैं। ये तो 50% खेतीबाड़ी वाली बात कर ली, लेकिन इसमें से अगर एक्यूरेट डेटा की बात करेंगे कि इसमें से भी ओनली केवल 30% ही आपका सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सिंचाई अच्छी खासी हो जाती है, तो ये तो बहुत कम हो गया है। पहले हम कह रहे हैं राजस्थान, ये रहा राजस्थान, उसका 50% पे ही खेती होती है और उसका भी 30% आपका सिंचित क्षेत्र है, बाकी सब कैसा है, शुष्क मैदान है। ठीक है, अगर हम बात करें, वापिस से इस पे आते हैं, हमने कहा कि राजस्थान के जितने भी लोग हैं उसमें से 75% गाँव में रहते हैं और गाँव में जितने भी लोग हैं उसमें से खेती बाड़ी पे कौन डिपेंडेंट है, यानी कि उनका सब कुछ खेती बाड़ी ही है। तो याद रखना 62% लोग कृषक हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। और ये तो आपका एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, 62% वाले को याद रखिएगा। गाँव में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट हैं, तो आंसर होगा 62%। और हमने देखा कि देखो जल भी कम है, हमारे पास जल भी कम है, खेतीबाड़ी का जो एरिया है वो भी बहुत कम है। ठीक है, यानी कि हम टोटली किस पे डिपेंड हो गए, आपको बताइए, खेतीबाड़ी तो पानी पे डिपेंड करती है, पानी है ही नहीं हमारे पास, तो हम किस पे डिपेंडेंट हो गए, मानसून पे। और मानसून भी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो हम यहाँ की राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ। भाई एक तरह से जुआ ही है। जुआ में क्या होता है, नंबर लग गया तो ठीक, नहीं तो गए काम से। उसी तरह से मानसून आ गया तो ठीक, अच्छा आ गया तो ठीक, पहले तो आ गया और ऊपर से आ गया तो अच्छा आ गया तो ठीक, तो एक तरह से मानसून का जुआ कहा जाता है राजस्थान की कृषि को। अगर बात करेंगे, कृषि गणना राजस्थान में हर 5 वर्ष में की जाती है। बात करेंगे सबसे पहली कृषि गणना कब की गई थी और सबसे लास्ट वाली कौन सी थी, तो सबसे पहले की गई थी आपकी 1970-1971 में। उसके बाद बात करेंगे आपकी 9th कृषि गणना हुई थी 2010-2011 में। उसके बाद भाई हर 5 साल बाद होती है, तो लास्ट 10वीं वाली कब की गई थी, 2015-2016 में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो उड़द की दाल होती है, ये दलहनी फसल है। उड़द की जो खेती होती है, जो फसल होती है, उससे खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर आप खेत में उड़द की दाल को बोते हैं या करते हैं तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति इससे बढ़ती है। और याद रखिएगा, केवल उड़द ही नहीं, सभी दालें, उसमें से खास तौर पे हमने उड़द का नाम लिया है। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन खास तौर पे ये वाला बच्चा अच्छा है, तो उसी तरह से उड़द की दाल उनमें इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कृषि, मेन मोस्टली 2 टाइप की हमारे यहाँ पे कृषि होती है, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल। अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे बोई जाती है आपकी खरीफ की फसल, यानी कि 2/3 भाग में आप इसे समझ सकते हो, और 1/3 यानी कि कम क्षेत्र में फल में आपकी बोई जाती है रबी की फसल। ये श्यालू की फसल होती है, ये उंधालू की फसल होती है। श्यालू मतलब होता है ठंड, उंधालू मतलब जहाँ पे आंधियाँ चलती है, यानी कि गर्मी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि गर्मी में काट ली जाती है और ये सर्दियों में काट ली जाती है। कब बोई जाती है, क्या टाइम पीरियड होता है, मैं बताता हूँ। तो देखो, जो आपकी खरीफ की फसल है, इसे ऐसे याद रखना, खरीफ की फसल यानी कि गरीब की फसल। तो गरीब किस पे डिपेंडेंट होता है, पानी पे, बादलों पे, वर्षा पे, मानसून पे। तो इसी तरह से खरीफ की फसल जो है आपकी मानसून पे निर्भर करती है। ये बोई जाती है, भाई आपका पानी वाला सीजन, मानसून वाला सीजन कब आता है, 2-3 महीने में आता है। 2-3 महीने का पीरियड होता है, कब, जून से जुलाई।
तो इसको बोया जाता है खरीफ की फसल को जून जुलाई में और काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में, जब आपका मानसून खत्म हो जाता है। यहाँ मैंने बादल बनाए हुए हैं, यानी कि डिपेंड कर रही है किस पे, ये मानसून पे, वर्षा पे डिपेंड करती है आपकी खरीफ की, तभी इसको बोला जाता है खरीफ की मतलब गरीब की फसल। बात करेंगे ऊंधालू की फसल, तो जब ये काट ली जाती है उसके बाद ये वाली बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये बोएंगे, उसके बाद इसको कब काट लेंगे, जब ऊंधालू यानी कि गर्मी आ जाएगी मार्च अप्रैल वाले सीजन में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सर्द वाला सीजन, मावट वगैरह पड़ती है, तो इसमें से कुछ फसल होगी जो मावट पे डिपेंड करती है, जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण चना। मावट क्या होता है, मावट होता है जैसे कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इन फसलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी फसल आती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बात कर रहे हैं खरीफ की फसल यानी कि गरीब की फसल, इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट नाम है। और भी कुछ हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, मिनिमम इतने तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया ऑप्शन देकर के कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है या गरीब रबी की फसल है या नहीं है, तो आपको ये पता होगा तभी तो बताओगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, चावल खरीफ की पहले देख रहे हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। कुछ एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ लेकिन इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आप इसको लिख लिख के याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से वही बेहतर रहेगा। ट्रिक तो मैं बता दूँ लेकिन पूरी की ट्रिक नहीं है, 2-4 बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो आप इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है वाकई। उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, इसी को तुर की दाल कहते हैं, तुर की दाल अरहर की दाल सेम है, मोठ। उसके बाद चौला, अगर तिल में बात करें, ठीक है, तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। उसके बाद कपास, ग्वार, गन्ना, ठीक है। तो इस 2-3 तो देखो मैं ऐसे बताता हूँ, गर्मियों सर्दियों में जब हम मूंगफली खाते हैं ठेलों पे मिलती है, तिल्ली के लड्डू भी सर्दियों में ही खाते हैं, सोयाबीन, आप जिम वगैरह जाते हैं, गर्मी में तो जिम जाने का मन नहीं करता, सर्दियों में जाने का मन करता है, तो सोयाबीन खाते हैं, प्रोटीन अच्छा खासा होता है 43%, तो इस तरह से ये आपकी सर्दियों में खाई जाते हैं। तो मतलब सर्दी में फसल होगी तो कट के आएगी तो हम खा लेंगे इनको। तो इस तरह से 2-4 आप बना सकते हो अपनी खुद की ट्रिक। अरंडी याद रखना ऐसी तिलहन है जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका तेल निकलता है, तिलहनों में बात करें तो। अब बात कर लेते हैं रबी की फसल, तो रबी की फसलों में कौन कौन सी होती है आपकी, जौ, गेहूं, मटर, चना, मसूर, राई, सरसों, तारा मीरा, ये फसल ही है। अलसी का तेल सुना ही होगा, सूरजमुखी, धनिया, मेथी, जीरा। इन पे मैंने मार्क क्यों किया है, क्योंकि याद रखना ये सारी मसाला फसलें हैं। तो राजस्थान इन मसाला फसलों में, कौन सी मसाला फसलों में, धनिया, मेथी, जीरा, इनमें अव्वल है यानी कि टॉप पे है। चलिए आगे बात करते हैं। याद रखना हमने 2 फसल देखी है आपकी, कौन कौन सी, खरीफ की और रबी की, लेकिन इसके अलावा एक और फसल होती है, ये वही लोग बोते हैं जिनके पास खेतों में अच्छा खासा पानी होता है। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं साल भर में 3 फसल बोई जाती है, ये सभी नहीं बोते, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वही जिनके पास अच्छा खासा पानी होता है, ट्यूबवेल वगैरह में, तालाब वगैरह जमीन में पानी हो तो ये बो लेते हैं। ये बोई जाती है मतलब इन दोनों पीरियड के बीच में, जब हमारी रबी की हमने काट ली मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल के बाद ये बोई जाती है और मई जून तक ये काट ली जाती है। क्या उगता है इसमें, वही जो आपका डिहाइड्रेशन दूर करते हैं वही फसलें, यानी कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना से याद रखिएगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। याद रखना 2 ऐसी फसलें हैं जिनको सबसे ज़्यादा उर्वरक यानी कि खाद वगैरह चाहिए होता है, तो वो कौन सी फसलें हैं, तो आपकी है गेहूं और चावल। अच्छा खासा इनको उर्वरक सर्वाधिक चाहिए होता है। बात करें सर्वाधिक सिंचाई हमारे राजस्थान में किससे की जाती है, तो आंसर क्या होगा, कुओं से और नलकूपों से, इंग्लिश में बोलेंगे तो वेल और ट्यूबवेल। आगे बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कृषि विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो आप समझ गए होंगे सबसे बड़ी बाधा यही है भाई, हमारे पास कितना कम पानी है, भारत का 1.16% तो पानी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बाधा हमारे यही है, वर्षा की अनिश्चितता और कमी। भाई निश्चित नहीं है वर्षा होगी नहीं होगी, और होगी भी तो कितनी होगी, तो उसकी कमी, यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है कृषि क्षेत्र में। भाई अगर आपके पास पानी अच्छा खासा है तो आप अच्छा खासा ढूंढोगे पानी, लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप उसका बूंद बूंद इस्तेमाल करोगे। तो इसी की हम बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन में, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान देश में फर्स्ट नंबर पे आता है। सूक्ष्म सिंचाई मतलब क्या हो गया, जैसे कि फव्वारे पद्धति से सिंचाई करना, बूंद बूंद खेतों को पानी देना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ देश में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी फसल आती है, तो आंसर क्या होगा, बाजरा। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, गेहूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, देश में बोला है, ये राज्य में मैंने बोला है। तिलहनों में बात कर लें, वो तो हमने अनाजों में देख ली, तिलहनों में बात कर लें तो उत्पादन की दृष्टि से बोलूँ या क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलूँ, दोनों में सेम आएगी, राई, सरसों। अगर मैं दालों में बात करूँ तो दालों में क्षेत्रफल में अलग है और उत्पादन में, ये सर्वाधिक को लेकर के बात कर रहे हैं, सर्वाधिक उत्पादन होता है चने का और सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका मोठ का, इनको याद रखिएगा।
अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा राजस्थान में जितने भी 33 जिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, कृषि क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद में है। अब देखो उसको कैसे याद रखना है, देखो बाड़मेर, बाढ़ आ गई तो यहाँ बाढ़ आ गई तो पानी बहुत सारा आ गया, हर जगह जहाँ पानी होगा वहाँ फसल भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो बाढ़ आ जाती है, यानी कि बाड़मेर में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्रफल है। सबसे कम कहाँ पर है, तो राजसमंद में। ठीक है, तो आपने पशु वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पढ़ा होगा पशु घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दौसा में और राजसमंद में। तो राजसमंद में सबसे ज़्यादा पशु है, तो पशु आपके क्या खा गए, फसलों को खा गए, इसलिए सबसे कम। इस तरह से आप याद रख सकते हो कहाँ पे है, राजसमंद में। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक बंजर भूमि आपकी कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर है, तो धौलपुर में है। बीहड़ भूमि क्या होता है, देखो नदी वाले मैंने कुछ टॉपिक डाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक डालूंगा आपका चंबल, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बीहड़ भूमि। अभी याद रखो सर्वाधिक बीहड़ आपके कहाँ पर है, धौलपुर में। उसके बाद जो आपका सोयाबीन है वो एक तिलहन फसल भी है, एक दलहनी फसल भी है, यानी कि दालों में भी आती है और तिलहन फसल में भी आती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कितना होता है, 43%। और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि उर्वरा शक्ति को तो अभी पीछे देखा था उड़द की दाल, हाँ तो बिल्कुल सही है, वहाँ मैंने बताया भी था केवल उड़द की दाल नहीं, उड़द की दाल तो अच्छी खासी है लेकिन और भी दालें, ये सभी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, क्लास के सभी बच्चे अच्छे हैं लेकिन उसमें से ये ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे तो सभी हैं, सभी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन खासतौर पे उड़द। तो सोयाबीन भी एक दाल है, तो ये भी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उस तरह से इसे देखें। आगे बात करते हैं, बाजरा हमने पहले ही बता दिया, फिर से रिपीट हो गया। देश में फर्स्ट नंबर है किस पे, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। बात करेंगे ज्वार की, तो ज्वार से क्या बनती है, अल्कोहल, शराब बनती है, बियर बनती है। ठीक है, तो ज्वार से क्या बनती है, अल्कोहल, शराब। अगर मैं बात करूं कि ज्वार किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो याद रखना अजमेर में। ठीक है, वैसे ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको पूरी लिस्ट, और कुछ एक की ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, तो वो लास्ट में है। चलो आगे देखते हैं, गंगानगर सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे इस जिले में सर्वाधिक क्या होती है, सिंचाई होती है। तो कहाँ पे होती है, गंगानगर में। और सबसे कम अगर सिंचाई कहाँ पे होती है तो बात करेंगे तो कहाँ पे होती है, फिर याद रखना आप चूरू में होती है। तो आपको पता भी होगा कि चूरू सबसे गर्म जिला है, गर्म होगा तो पानी कम होगा, पानी नहीं है तो सिंचाई कहाँ से करेंगे, ऐसे याद रख लो। बात करेंगे आगे कपास की, तो कपास को राजस्थान में क्या कहते हैं, बढ़िया। क्या कहते हैं भाई, बढ़िया कहते हैं। और याद रखना इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, वाइट गोल्ड। किसको, कपास को। कपास क्या हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, अगर सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है तो फिर ब्लैक गोल्ड भी तो किसे कहा जाता होगा, हाँ तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है किसको, अफीम को। किसको, अफीम को। और बात करें कि अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, तो चित्तौड़ में होता है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, अफीम, अफीम एक तरह का नशा है। नशा हम करेंगे तो हमारा मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है जब तक नशे में रहते हैं। तो मन मतलब क्या होता है, चित्त, तो चित्त से क्या हो जाएगा, चित्तौड़। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, लास्ट में मैंने पूरी एक लिस्ट बता दी है आपको, और उसमें से कुछ एक की मैं ट्रिक बता दूंगा जहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। चलिए अभी आगे देखते हैं, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपकी सरसों का। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, सरसों का। अगर किसी एक पर्टिकुलर जिले की बात करें कि किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सरसों का, तो आंसर क्या होगा, अलवर। इसकी क्या ट्रिक है लास्ट में हम देखेंगे। दक्षिण राजस्थान की बात करेंगे तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मक्का के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका, दक्षिण राजस्थान, आदिवासी क्षेत्र है भाई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, तो बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैसे याद कर सकते हो, बांसवाड़ा में भाई दक्षिण क्षेत्र में बात करिए, और दक्षिण में सबसे लास्ट में क्या है, बांसवाड़ा। तो इस तरह से याद रख लो। अगर बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा आपके गंगानगर से प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो फसलें होती है ना उसमें अच्छी खासी कैलोरी पाई जाती है, इसीलिए गंगानगर को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड जिला भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ मैप से मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बता दूं, फिर हम आगे देखते हैं। ये आपका राजस्थान है। ठीक है, थोड़ा गंदा सा बना है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, यहाँ पे सिंचित खेती की जाती है। मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था कि गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो सिंचित सिंचाई मतलब सिंचित खेती की जाती है। यहाँ पे यांत्रिक खेती भी की जाती है। यांत्रिक खेती मतलब क्या हो गया, यंत्रों की सहायता से यहाँ पे ज़्यादातर खेती की जाती है, ज़्यादातर मतलब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप कह सकते हो। ठीक है, बात करेंगे ये वाला जो रीजन हो गया ये आपका शुष्क वाला मैदान। ठीक है, तो शुष्क खेती की जाएगी भाई, शुष्क मैदान है, पानी नहीं है, तो यहाँ बोला जाता है कि मिश्रित खेती की जाती है। मिश्रित खेती एक नया टर्म है, क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। ये वाला जो पोर्शन हो गया पूर्वी भाग, इसे क्या कहते हैं, आर्द्र खेती। आर्द्र मतलब पानी, यहाँ पे पानी अच्छा खासा होता है तो आर्द्र वाली खेती की जाती है, पानी वाली। ये दक्षिणी भाग हो गया, या आदिवासी जो भाग हो गया, आदिवासी लोग रहते हैं दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे खेती की जाती है वालरा और झूमिंग खेती। अब ये वालरा और झूमिंग खेती क्या है भाई, चलो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले छोटा सा ही देख लो, ये आपका फिर से एक और राजस्थान बनाया। ये ऊपर वाला जो आपका क्षेत्रफल है कौन सा, हरियाणा गंगानगर वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है आपकी अमेरिकन कपास।
ये हड़ौती वाला क्षेत्र इसे क्या कहते हैं, मालव प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सी कपास है, मालवी कपास, ऐसे याद रख लो। और ये दक्षिणी भाग में देसी कपास, द से दक्षिण, द से देसी, इस तरह से आप याद कर लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखो अभी हमने झूमिंग और वालरा की बात की थी, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, दक्षिणी भाग में आदिवासी लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है उधर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जंगल होते हैं, तो जंगल को लोग काट देते हैं, पेड़ों को जला देते हैं, उससे जो फिर ज़मीन बनती है वहाँ पे वो 2-4 साल खेती करेंगे, फिर उनका वहाँ से मन भर जाएगा, फिर वो आगे चले जाएंगे, आगे के जंगलों को काट देंगे और काट के उन पेड़ों को जला देंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे, 2-4 साल खेती करेंगे, फिर वो आगे चल जाएंगे, फिर वहाँ के जंगलों को काटेंगे। तो इस तरह से ये चलते रहते हैं, 2-4 साल में आगे बढ़ते रहते हैं, जंगलों को काटते जलाते रहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं झूमिंग खेती। अब अगर ये वाली सभी चीज़, देखो इसको ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, दक्षिण राजस्थान के पहाड़ी भाग व आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों को काटकर की गई खेती, अगर ये वाला काम, कौन सा काम, जंगलों को काटना, जला देना, खेती करना, फिर दूसरी जगह चला जाना 2-4 साल बाद, तो इस तरह से करते रहना, अगर ये सब किया जा रहा है भीलों के द्वारा, तो उस खेती को क्या कहेंगे, झूमिंग खेती, दजिया खेती या फिर चिमाता खेती। लेकिन अगर यही काम किया जा रहा है सहरियाओं द्वारा, सहरियाओं को क्या कहते हैं, आदिवासी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो उस खेती को क्या कहेंगे, वालरा खेती कहेंगे। झूमिंग खेती अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो मणिपुर, मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। इसे अग्नि द्वारा निर्मित खेती भी कहते हैं। मैंने कहा ना भाई, पेड़ों को काट देंगे, जला देंगे, तो इसे अग्नि द्वारा निर्मित खेती भी कहा जाता है। हमने कहा था फिर ये 2-4 साल वहाँ खेती करेंगे, फिर आगे चल जाएंगे, फिर वही प्रोसेस वापस आगे करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो इस तरह के कारण, यानी कि स्थान परिवर्तन के कारण, इस खेती को स्थानांतरणशील खेती भी कहते हैं। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि राजस्थान को, किसको, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान की खेती को, तो आंसर होगा 10। इसके बाद इजराइल की सहायता से होहोबा जोजोबा की खेती की जाती है। तो डायरेक्ट याद रखना किस देश से लिंक्ड है, तो इजराइल से होहोबा जोजोबा। क्या होता है होहोबा जोजोबा, जोजोबा तो एक तरह का ये पौधा होता है, इसका जो फूल होता है, इसके फूल के जो हम रस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, वो हमारे किसी कार्य में काम आता है, वायुयानों के ईंधन के रूप में, बिजली के इंसुलेटर को बनाने में आदि ये यूज में आता है होहोबा जोजोबा का फूल का तेल। आगे बात करते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कहाँ पर है, तो याद रखना मुहाना मंडी जयपुर। उसके बाद बात करेंगे कि प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 12। और फिर राज्य की पहली जैविक बोल दूं या ऑर्गेनिक बोल दूं, बात एक ही है। तो राज्य की पहली जैविक या फिर ऑर्गेनिक मंडी कहाँ पर, तो डूंगरपुर में। और ये किसकी तर्ज पर बनाई गई है, तो याद रखना देश के पहले ऑर्गेनिक राज्य वो कौन सा है, सिक्किम की तर्ज पर राज्य का पहला ऑर्गेनिक जिला आपका कौन सा है, तो डूंगरपुर। याद रखना डूंगरपुर में जो 80% लोग हैं या उससे भी ज़्यादा लोग आपके किस पे डिपेंडेंट हैं, किस पे निर्भर हैं, खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभी हमने कहा वही वाला पॉइंट आ गया कि राज्य का प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला जिला, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम भी है और संपूर्ण जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती वाला जिला कौन सा है आपका, डूंगरपुर है। किसकी तर्ज पे, सिक्किम की तर्ज पे बनाया गया है। आगे बात करेंगे, करंट की न्यूज़ है 2017 में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा रहा हूँ। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, कंफ्यूज मत होना, कहाँ पर है, झालावाड़ में। यह है जैविक खेती जिला डूंगरपुर, यह है पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, झालावाड़ में। इसको मैंने 2 बार रिपीट इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एशिया का, ठीक है, एशिया का पहला ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र यानी कि फैक्ट्री कहाँ पे, बस्सी जयपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है भाई, तो सीधी सी बात है, जो जैतून होता है, जैतून के पेड़ होते हैं, उसके पत्तों से चाय को बनाया जाएगा यहाँ पे, और ये एशिया का सबसे बड़ा है, राजस्थान में, और वो भी कहाँ पे, बस्सी जयपुर में। तो याद रखना इसको। अगला पॉइंट देखिए कि राजस्थान में एक, या कह दूं राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसका नाम 2-3 बार चेंज करके फाइनलाइज इसी को रखा गया है। तो ये कहाँ पर है आपका, बीकानेर में। आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, देखो नाम से मालूम चल रहा है महाराणा प्रताप, तो कहाँ पे होगा, उदयपुर में होगा। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जोड़ दिया है कि यहाँ पे क्या स्थापित किया जाएगा, देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर। उसमें क्या होगा, तो देश के कृषि वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ पे, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है। अगला देखिए, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, बीकानेर में है। और याद रखना सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन भी कहाँ पे होता है आपका,
बीकानेर में ही होता है, तो अनुसंधान भी बीकानेर में ही है। 1 से 2 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर। राजस्थान में खजूर की फसल को क्या कहते हैं? हिलावी। अब इसे याद रखना आसान है, देखो पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ऐसा ही होता है बड़ा सा। अब फल हम हाथ से नहीं तोड़ सकते तो हम क्या करते हैं? उस पेड़ को हिलाते हैं, खजूर के पेड़ को हिलाते हैं, तो हिलाते हैं यानी कि उसकी फसल को क्या कहा गया? हिलावी। आगे देखिए कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? केंद्रीय कृषि अनुसंधान, क्वेश्चन पूछे गए। अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र तो दुर्गापुरा जयपुर में है, और सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। स से सरसों, स से सेवर, ऐसे याद रख लेना। और इसकी स्थापना दिवस भी 20 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई। उसके बाद बात करेंगे कि मसाला व ड्राई फ्रूट विशिष्ट मंडी, विशिष्ट यानी कि विशेष मंडी कहाँ पर है? मुहाना मंडी जयपुर में है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म, मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है, उसे सिंचित क्षेत्र और यांत्रिक खेती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यंत्रों की सहायता से खेती की जाती है श्रीगंगानगर वाले भाग में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा याद रखना सूरतगढ़, राजस्थान का तो है ही सही, उसके अलावा ये आपके एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म है सूरतगढ़ गंगानगर में, और ये रूस की सहायता से 1956 में बनाया गया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ये फॉर्म है, कृषि फॉर्म है, यांत्रिक कृषि फॉर्म। उसके अलावा एक और है यहाँ पे गंगानगर में, जेतसर यांत्रिक कृषि फॉर्म गंगानगर में ही है, और ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो कनाडा की सहायता से बनाया गया था। आगे देखिए, किसान आयोग गठित करने वाला पंजाब के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है। तो किसान आयोग पहले कहाँ पर था? मतलब पंजाब में, और अब कहाँ पर है? राजस्थान में। मतलब राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है देश का जहाँ पे किसान आयोग है। और ये कब गठित किया गया था? तो नवंबर 2011 को, 26 नवंबर 2011 को। अगला देखिए कि आधुनिक फल फूल सब्जी मंडी कहाँ पर है? तो मुहाना गांव जयपुर। उसके बाद बात करेंगे कि हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो उदयपुर का झाड़ोल। देखो इसको याद रख सकते हो, हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध मतलब झगड़े, तो झगड़े से झाड़ोल और हल्दी घाटी उदयपुर, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि सोजत पाली, भाई मेहंदी के लिए क्या फेमस है? सोजत पाली की मेहंदी सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड नंबर में कौन पे? खमनोर राजसमंद की मेहंदी प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है इसलिए मैंने पॉइंट के रूप में इसे लिखा दिया है। अगला देखिए, इजरायली विधि से खेती का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाता है? तो बस्सी जयपुर में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है। तो ऐसे याद कर लो, देखो बीज 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 तबीजी अजमेर में है। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। टॉपिक किसी और का है, पशु वाले टॉपिक का है, पशुधन का, लाइव स्टॉक। तो बात करते हैं राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है? तो आंसर याद रखना, तबीजी अजमेर। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, साल लिखना मैं भूल गया। ये देखो दोनों सेम थे, मतलब सेम थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, ये तो खेतीबाड़ी से रिलेटेड है और ये पशुधन से रिलेटेड है, लेकिन दोनों मैच कर रहे थे इसलिए मैंने साथ में कवर कर लिया, आप लोगों को फायदा होगा। अगला देखते हैं कि राजस्थान में बायोडीजल किससे बनाया जाता है? तो फिर आंसर क्या होगा आपका? रतन जोत, जिसे कहा जाता है जेट्रोपा। तो याद रखना, बायोडीजल किससे बनाया जाता है, किस पौधे से? तो रतन जोत के पौधे से, जिसे क्या कहा जाता है? जेट्रोपा। बात करेंगे बायोडीजल की रिफाइनरी, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर झामर कोटड़ा। कहाँ पर है भैया? उदयपुर झामर कोटड़ा। अगला बात करेंगे कि जैतून रिफाइनरी भारत की पहली कहाँ पर? तो भारत की पहली जैतून रिफाइनरी आपकी कहाँ पर है? लूणकरणसर बीकानेर में है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चेती दशमक गुलाब की खेती कहाँ पे की जाती है? तो खमनोर राजसमंद में की जाती है। और जो आपका सिंपल वाला गुलाब है, गंगानेरी गुलाब, वो तो पुष्कर अजमेर में है ही सही। भाई आपकी गुलाब की मंडी कहाँ पर है? फल फूल की मंडी कहाँ पर है? फूलों की मंडी पुष्कर में है। तो आप तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, चेती दशमक गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद में है। चलिए अब कुछ विभिन्न क्रांतियाँ और उनसे जुड़े हुए कल्चर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2-3 तो आपके पूछे गए हैं जो हम एग्जाम क्वेश्चन में देखेंगे। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है, और इसके सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार एक बार पूछ लिए गए हैं, MS स्वामीनाथन। उसके बाद पीली क्रांति की बात करेंगे, तो इसको याद करना आसान है। देखो पीली, सरसों के मच्छर होते हैं, पीली चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, तो पीले से याद आ जाएगा आपको सरसों के मच्छर। सुनहरी, अब सुनहरी किसके लिए है? बागवानी के लिए। अब सुनहरी मतलब क्या होता है? गोल्ड, सोना,
ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो, बागबान जो पिक्चर थी वो एकदम बहुत अच्छी पिक्चर थी, ठीक है। गोल्ड मिला है उसको, इतना कमा लिया उसने। तो सुनहरी यानी कि बागवानी। नीली, नीला तो पानी होता है, पानी में क्या है, मछलियाँ, तो मत्स्य उत्पादन याद हो जाएगा। गोल, गोल क्या होता है, आलू, ठीक है, तो आलू हो जाएगा याद आपको। बादामी, भाई आपने देखा होगा जब पोई वगैरह बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि मसाले को इतना सेको कि वो ब्राउन कलर का हो जाए। ब्राउन यानी कि ब्राउन कैसी होती है, बादाम, तो मसालों के उत्पादन के लिए बादामी क्रांति। उसके बाद भूरी धूसर की बात करेंगे तो इसको याद रख लेना, उर्वरक उत्पादन के लिए ये क्रांति है। श्वेत क्या होता है, दूध, ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन के लिए, और इसके सूत्रधार कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और अगला बात करेंगे कि लाल क्रांति, तो लाल क्या होता है आपका, टमाटर भी होता है, मांस भी होता है, तो इन दोनों के लिए है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति को याद रख लेना, झींगा उत्पादन, ये एक तरह की मछली ही है। रजत क्रांति के लिए याद रखना आपका अंडा और मुर्गी उत्पादन। ब्लैक क्रांति की बात करेंगे तो वैकल्पिक ऊर्जा से रिलेटेड है आपकी, संबंधित है आपकी ब्लैक क्रांति। अगली बात करते हैं कि इंद्रधनुष क्रांति की बात करेंगे तो समस्त जो कृषि आ गए वो सब इसके अंदर आ गए, इंद्रधनुष के अंदर। कृष्ण क्रांति याद रखेंगे तो पेट्रोलियम, ठीक है। अब कुछ आपको मैं डेटा बता रहा हूँ, यानी कि कुछ फसलें मैं आपको बताऊंगा, उनका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ है, और ये किसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, वर्ष 2016-17 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही दिनों के बाद देख रहे हो, बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो एक बार इन चीज़ों को अपने करंट डेटा से देख लेना, मैच कर लेना वेबसाइट में जा करके। अगला देखिए, यहाँ पे लिखे हैं मैंने फसल और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले। तो मक्का कहाँ पे है, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का को अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। अब कैसे याद रखना है, देखो मक्का कहाँ है, दक्षिण में, और दक्षिण में नीचे नीचे क्या आता है आपका, बांसवाड़ा, तो ये याद हो गया। अगला बात करते हैं बाजरा, ठीक है, और देश में हमने देखा भी था सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बाजरा ही नंबर 1 है। बाजरा अलवर में है। ज्वार, ज्वार की बात करेंगे, हमने क्या कहा था, अल्कोहल इससे बनता है, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अजमेर में। इसकी फसल को सोरगम भी कहा जाता है। अगला बात करते हैं चावल, और इसी को क्या कहते हैं, धान, भाई चावल को ही धान कहते हैं, ठीक है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, बूंदी। अब ऐसे याद रख लो कि दाल चावल, चावल होंगे तो दाल भी चाहिए, और दाल हमेशा याद रखना, जब भी दाल चावल बनाओ घर पे तो बोलना चावल में तो 2 ही तरह की दाल अच्छी लगती है, उड़द की दाल और मसूर की दाल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मसूर की दाल और उड़द की दाल, यानी कि चावल भी बूंदी में है, और उड़द की दाल और मसूर की दाल भी सबसे ज़्यादा उत्पादन बूंदी में ही होता है। बात करेंगे गेहूं की, तो राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं ही है, और ग से गेहूं, ग से गंगानगर, तो गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जौ की बात करेंगे, और जौ से ही क्या बनती है आपकी, माल्टा, माल्ट नहीं है ये, माल्टा है, ठीक है, माल्टा कर लो इसे। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जयपुर में होता है। बात करेंगे आगे मोठ की, तो मोठ कहाँ पे उत्पादन, बीकानेर में है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँगा चना, तो चना भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है आपका, बीकानेर में होता है। ग्वार की बात करूँगा तो ये भी बीकानेर में होता है, तो बीकानेर की मैंने साथ में लिख दिया। आगे बात करेंगे मूंग, तो मूंग से ऐसे याद कर लो, मूंग से क्या निकल के आ रहा है, मांग। तो सबसे ज़्यादा मांग आपके किस बैल की होती है, पशुधन वाले लाइव स्टॉक में हम देखेंगे, या आपने देखा होगा, मांग नागौरी बैल की, तो मांग सबसे ज़्यादा किसकी है, नागौरी बैल की, तो ऐसे याद हो जाएगा मूंग नागौर। चंवला याद रखना, झुंझुनू, ठीक है, ऐसे याद रख लो भाई से। या देखो झ के ऊपर ही चंद्र बिंदु, चंवला के ऊपर भी चंद्र बिंदु, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मूंग के ऊपर भी है, ठीक है। तो आप झुंझुनू करेंगे। अरहर को ही तुर बोलते हैं, तो ऐसे याद रखो, हर हर महादेव, महादेव के ऊपर क्या रहती है, जटा में गंगा, तो अरहर कहाँ पे, गंगानगर में से। अगली बात करेंगे मूंगफली, भाई मूंगफली की जो मंडी है वो भी कहाँ पे है, बीकानेर में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी बीकानेर में होता है। राई सरसों की बात करेंगे तो अलवर, मैंने आपको बताया था, लवर से मिलने जाओगे तो सर पे क्या लगा के जाओगे, सरसों का तेल, तो ऐसे याद हो जाएगा। तिल, तिल से हो जाएगा पाली। अलसी की बात करें, जो आलसी लोग होते हैं उन्हें टोकते रहते हैं, आप सुबह तक सोते रहते हो तो आपको टोकते हैं सब लोग, बहुत सोता है यार, ठीक है, तो अलसी हो गया टोंक। तारा मीरा की बात करेंगे तो नागौर याद रखना, और सोयाबीन की बात करेंगे तो बारह याद रखना, ठीक है भैया। हाड़ौती क्षेत्र में होता है, ऐसे याद रखो, सोयाबीन सबसे ज़्यादा हाड़ौती क्षेत्र की तरफ पाया जाता है, मतलब होता है, तो हाड़ौती क्षेत्र में सबसे कोने वाले की बात करेंगे तो 12, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं। तो अरंडी, जालौर, तंबाकू भी क्या हो जाएगा आपका, जालौर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अफीम, तो अफीम मैंने कहा था, अफीम से मन शांत रहता है, नशा है तब तक नशा रहेगा, मन शांत रहेगा, मन यानी कि चित्त, चित्त मतलब चित्तौड़। कपास की बात करेंगे तो हनुमानगढ़, मैंने बताया था, अमेरिकन कपास सबसे ज़्यादा, ग से गन्ना और ग से गंगानगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गंगानगर में सबसे ज़्यादा आपका गंगा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं भाई, देखो वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, हर कुछ ही पढ़ना है, चाहे इंपॉर्टेंट हो न हो, सब कुछ पढ़ना है, तो मेरा आपको फिर सजेशन रहेगा, आप वीडियो के पीछे ना जाएं, अच्छी सी बुक खरीदें या वेबसाइट लें आप राजस्थान की, उसमें आप डिटेल में पढ़ें, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही लेकर के आया हूँ। पहले तो बात कर लें कि 5 दिसंबर को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब योजना की बात कर लेते हैं।
सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बताता हूँ। जो महिला कृषक होती है, महिला जो किसान होती है, वो खेतीबाड़ी करेगी, फसल को बेचने जाती है, और अगर उसकी फसल 50,000 या उससे ज़्यादा की बनती है और वो पैसा कैश न लेकर के ई भुगतान के थ्रू लेती है, तो इस कंडीशन में उसे 1,000 रुपये बोनस या एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण के अंदर। आगे बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना। तो इसमें होता क्या है, देखो श्रमिक जो भी मजदूर होते हैं, ठीक है, उनकी जो पुत्रियां होती हैं, पुत्रियां होंगी तो शादी होगी, तो उनके विवाह के लिए सरकार की तरफ से एक सहायता प्रदान की जाती थी पहले 20,000 रुपये की, लेकिन 2017 से इसे 20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कब चालू हुई थी, 2015-16 में। उद्देश्य यानी कि थीम क्या थी, हर खेत को पानी। और अगर बात करेंगे सेंट्रल और स्टेट का इसमें योगदान कितना है, तो सेंट्रल लेगी 60 और स्टेट का कितना है 40, तो 60 और 40 का रेशो रहेगा। बात करेंगे किसान कलेवा योजना, 2014 में लागू हुई थी। क्या होता है इसमें, जो मंडियां होती है ना, किसानों की मंडियां, किसान जाता है अनाज बेचने, तो भूख तो लगेगी, तो उनकी खाने की व्यवस्था की जाती है 5 रुपये में थाली। बस इसका ये याद रखना, रेट 5 रुपये की थाली मिलती है, बढ़िया पूड़ी वगैरह आलू की सब्जी खाओ, मस्त हो गए। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये वैसे लॉन्च की गई थी आपकी 2016-17 में। अगर एक्चुअल डेट बात करेंगे तो 15 जनवरी 2016 को। उद्देश्य या थीम क्या थी, एक राष्ट्र एक योजना। और भारत में राजस्थान दूसरा राज्य है जहां पे इस योजना को लॉन्च किया गया था, जयपुर में। कब, 24 अक्टूबर 2016 को। अगला बात करेंगे तो ये तो इंपॉर्टेंट है, देखो 2 बार हो गया है, ग्राम सुना होगा आपने, यानी कि फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। और 2000 इसका उद्देश्य क्या था, थीम क्या था, उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान। तो 2016 में इसको आयोजित किया गया था जयपुर में, और 2017 में कोटा में आयोजित किया गया था। डेट क्या थी, तो 24 से 26 मई 2017, आप याद रख सकते हो। आगे बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। उसके बाद कुछ फसलें हैं जो रह गई थी, मैंने लास्ट में इनको कवर कर दिया है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो कौन सा है, तो हमने देखा था स्थानांतरित कृषि, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। एक सेकंड, मार्कर बंद हो गया चलना, तो आंसर होगा स्थानांतरित कृषि। ये 2014 में आपका पूछा गया है। चलिए अगला देखिए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में, इसकी स्थापना कब की गई थी। अब देखो आपसे पूछ लिया गया है स्थापना, तो हमने देखा था 1993 में, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका 2014 में ही पूछा गया है। अगर डेट के साथ बात करेंगे तो 20 अक्टूबर 1993 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। ध्यान देना, नहीं की जाती है, 2013 में पूछा गया भैया क्लर्क में। ठीक है, तो नहीं की जाती है, तो देख लेते हैं। तो मूंगफली तो आपकी गरीब की फसल, खरीफ की फसल बोला जाता है। तिल भी आपकी, ठीक है, यानी कि ये सर्दियों में काट ली जाती है। हमने देता है आपको ट्रिक, सर्दियों में हम तिल्ली खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, सोयाबीन जिम जाते हैं तो खाते हैं। ठीक है, यानी कि सर्दियों में खा रहे हैं तो सर्दियों में कट गई होगी ये अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या कहलाएगा आपका, सरसों वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरसों वाला। आपकी रबी की तिलहन है, बाकी ये सारी की तीनों आपकी खरीफ की फसल है। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। अब देखो, बस हमने देखा था कि भाई जो स्टेट होता है और जो सेंट्रल होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, अंशदान योगदान कितना होता है, तो ये तो होता है आपके सेंट्रल का, ये होता है आपके स्टेट का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। चाहे आपसे अगर पूछा जाए स्टेट का तो आंसर कितना होगा, 40%, और अगर आपसे सेंट्रल का पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 60%। मैंने दोनों में बता दिया आपको, कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लगा दीजिएगा। अगला देखिए कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो हमने देखा था ऊपर साइड होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके आसपास वाले क्षेत्र भी आएंगे। तो आंसर कौन सा है, देखो जहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ आ रहा होगा वही इसका आंसर है, ये रहा आंसर डी वाला। अगला देखिए कि निम्न, और ये आपका 2016 में ही पूछा गया है लेब असिस्टेंट वाले एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट बनता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है। अब पूछ रहा है रबी की तिलहन कौन सी है। ठीक है, तो रबी की तिलहन कौन सी है, तो याद रखना राई, सरसों, ठीक है, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब आपकी खरीफ में आती है। और तिलहनों में अरंडी का तेल सबसे ज़्यादा निकलता है। ये भी आपका 2015 में एलडीसी वाले एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उस पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बताया था कितनी प्रतिशत, 62%, तो आंसर क्या हो जाएगा, 62। अगला देखिए, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया।
तो देखो इसका आंसर याद रखना भाई, कब किया गया था, 2007 2008 में। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आप अभी हम इसमें इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। कारण क्या है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको बताऊं टोटल आपके 75 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको अपलोड करने में, एडिट करने में मुझे बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है, सारा काम मुझे मोबाइल से ही करना पड़ता है। तो अगर इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड पार्ट बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहें, आपकी मदद करते रहें, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए इसको शेयर करने में, लाइक करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।